डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 51। कुणाल वाइन पीते हुए सामने की ओर देख रहा था। उसकी काली गहरी आंखें अब हल्की नशीली होने लगी थी। वह तुरंत ही टेबल पर पड़े रिमोट को उठाकर प्रोजेक्टर ऑन कर देता है, जिससे वहां पर एक वीडियो शो होने लगता है जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। वह लड़का उम्र में उस लड़की से 3 से 4 साल बड़ा लग रहा था। वह उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमा रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था, जो कि ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूम रहा था। यह उनकी 7 साल पहले की पुरानी वीडियो थी जिसमें सिद्धार्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमा रहा था। क्योंकि उस दिन उसकी जॉब लगी थी, वह बहुत खुश था। वही ख्वाहिश भी सिद्धार्थ के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि जॉब लगने से पहले उसका भाई एक होटल में काम करता था। उनके पास तब इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से सिद्धार्थ होटल में बचा हुआ खाना हर रोज घर लेकर आता था और वह दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते थे। पर आज सिद्धार्थ की जॉब लग गई थी। अब उन्हें ऐसे जीना नहीं पड़ेगा, इसलिए वह दोनों बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था आगे जाकर उनके साथ क्या होने वाला था। कुणाल उस वीडियो को देखते हुए वाइन का शिप ले रहा था। वह सोच रहा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे सुकून क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि 7 साल पहले वह इसी जगह पर बैठकर सब प्लानिंग किया करता था कि कैसे वह उन दोनों की जिंदगी में जाकर उनकी जिंदगी तबाह करेगा। तब वह सिर्फ 24 साल का था जब उसे पता चला था कि उसकी बहन सृष्टि की हालत के पीछे उस आदमी का हाथ है, जिसकी वजह से उसने ठान लिया था कि वह भी उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहाँ पर लगी सारी तस्वीर ख्वाहिश की थी, जो कि बचपन से लेकर उसके यंग होने तक सारी तस्वीर वहां पर मौजूद थी। उसे पता था इन सब में ख्वाहिश की कोई गलती नहीं थी, पर वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह ये सोचने लगा था कि उसकी बहन भी मासूम थी। अगर उस इंसान के हाथ नहीं कांपे तो वह कैसे उसकी बहन को ऐसे छोड़ सकता है। वह उन दोनों को बर्बाद कर देगा, और उसने ऐसा कर भी दिया था। पर इन 4 सालों में उसकी बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। वही कुणाल ये सब देखते हुए गहरी नींद में चला जाता है। उसकी आंखें इस वक्त अध खुली थी। उसका हाथ सोफे से लटक रहा था। वह इस वक्त आधी टेढ़ी पोजीशन में सोफे पर लेटा हुआ था। उसने पूरी 2 बोतल वाइन खत्म कर दी थी। वो वाइन कोई आम वाइन नहीं थी, बल्कि स्पेशल वाइन थी, और काफी पुरानी भी। अगर कोई भी 2 घूंट पी ले तो उसे नशा चढ़ने लगता है, और वो उससे ज्यादा पी नहीं सकता। पर कुणाल ने 2 बोतल खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से वह इस वक्त बेसुध पड़ा था। अगली सुबह चाहत सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने जॉय का खाना अपने कमरे में रख दिया था। वो जॉय को कमरे में रहने को बोलकर खुराना मेंशन से निकल जाती है, क्योंकि उसे दक्ष को स्कूल छोड़ने जाना था। आज उसका कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं था। वह दक्ष को स्कूल छोड़कर वापस घर ही आने वाली थी। स्वीकृति जी को भी ये पता था, और दक्ष की दादी भी मान गई थी। उन्हें कोई एतराज नहीं था कि चाहत उनके पोते को स्कूल छोड़ने जा रही है, क्योंकि वह चाहत को अपनी बेटी जैसी मानती थी। चाहत अपना बुलेट लेकर सीधा रायजादा विला आ जाती है। उसे कोई भी बॉडीगार्ड नहीं रोकता, क्योंकि सबको चाहत के बारे में पता था। वही चाहत जब विला के सामने पहुंचती है तो वह अपना बुलेट बाहर खड़ा करके सीधा विला के अंदर जाने लगती है। वो आज जल्दी ही यहाँ आ गई थी। वह नहीं चाहती थी कि दक्ष स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाए। वह जब लिविंग हॉल पहुंचती है तो वह सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी रात के वक्त बारिश में भीग रहा था। वह भागते हुए किसी का पीछा कर रहा था, जहां पर हर तरफ पानी ही अपनी नजर आ रहा था। तभी उसकी नज़र उससे कुछ दूरी पर खड़ी लड़की पर पड़ती है, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और पानी में कूदने की तैयारी कर रही थी। वही वह आदमी जब ये देखता है तो वहां जाने की कोशिश करता है, पर उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हो, जिससे वो वहां से हिल नहीं पा रहा हो। वह आदमी अपने पैर को हिलाने की काफी कोशिश करता है, पर उसके पैर उसका कहाँ नहीं मान रहे थे, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो, रुक जाओ। वही वह लड़की जो कुछ देर पहले मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी लाल आंखों से उस आदमी को नफरत भरी नजरों से घूरने लगती है और उसे कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम भी मेरी तरह तड़पोगे, जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूँ। इतना कहकर वह लड़की पानी में कूद जाती है। वह आदमी बहुत रो रहा था, वहां से हिलने की कोशिश कर रहा था, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था।
वह देखता है कि वह लड़की पानी में कूद गई है तो जोर से चिल्लाता है, ख्वाहिश। छन की आवाज के साथ पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। वही कुणाल इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें नींद से जगने की वजह से लाल थी। वह अपने होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। जब वह अपनी आंखों से इधर उधर देखता है तो वह रियलिटी में वापस आता है। वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेता है। इस वक्त उसकी धड़कन तेज चल रही थी, उसकी सांसें भी भारी लग रही थी, जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वह अपने चेहरे से हाथ हटाकर अपनी नशीली आंखों से पूरे रूम को देखने लगता है। इस वक्त वह काफी बेचैन था। पहले भी उसे हर रोज ऐसे ही सपने आते थे। आज काफी दिनों बाद उसे यह सपना आया था, क्योंकि वह हमेशा सोने से पहले दवाई लेकर सोता था, वरना उसे नींद नहीं आती थी। उसे बार बार 4 साल पहले का वही दृश्य याद आता था कि कैसे उसकी आंखों के सामने ख्वाहिश पानी में कूद गई थी। ख्वाहिश के जाने के बाद पता नहीं क्यों पर उसने अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और हर वक्त नशे में भूत रहता था। उसे नींद भी आना बंद हो गई थी। उसने पूरे 2 वीक तक तो अपने आप को कमरे में बंद करके रखा था। उसने अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दिया था। जब इस बात का पता कुणाल के दादाजी को चला तो वह तुरंत ही दिल्ली से मुंबई चले आए थे। उन्होंने कुणाल को समझने की काफ़ी कोशिश की, पर वह अपने ही धुन में पड़ा रहता था, जिसकी वजह से कुणाल के दादाजी अंश को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते थे। इसलिए वह अंश को लेकर आखिरी बार कुणाल के पास जाते हैं। कुणाल जब अंश को देखता है तो उसे और भी दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका छोटा बेटा काफ़ी कमज़ोर था। उसने तो इस बीच उस पर ध्यान नहीं दिया था। वही राघवेंद्र जी जब कुणाल को ये बताते हैं कि वह अंश को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो कुणाल तुरंत ही अंश को उनसे छीन लेता है और उन्हें मना कर देता है, जिससे कुणाल के दादाजी उसे खूब डांटते हैं और उसे कहते हैं, जो आदमी खुद का ख्याल नहीं रख सकता वह मेरे पोते का ख्याल क्या रखेगा, इसलिए इसे मुझे दे दो। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नशेड़ी आदमी के साथ मेरा पोता रहे, इसलिए तुम इससे दूर रहो और ऐसे ही नशे में धुत पड़े रहो। वही कुणाल अपने दादाजी से प्रॉमिस करता है कि वह अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा और अपने बेटे का बहुत ध्यान रखेगा। तब से लेकर आज तक उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। वह अपने बेटे के लिए जीता था। वह उसे बहुत प्यार करता था। पहले तो वह उसे अपनी जिम्मेदारी समझता था, पर जैसे दिन बीतते रहे उसके अंदर का पिता जाग गया। वह अंश से बहुत प्यार करने लगा था, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसने आज 4 साल बाद शराब पी थी। वह हड़बड़ाते हुए सोफे से उठने लगता है, तभी अचानक से उसका पैर नीचे फर्श पर पड़े कांच पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है, क्योंकि वाइन की बोतल टेबल से नीचे गिरने की वजह से टूट गई थी। वही कुणाल उसको इग्नोर करके अपने लड़खड़ाते कदमों से उस रूम से बाहर जाने लगता है। वह आज 7 साल बाद इस रूम में आया था। उसे भी पता नहीं था कि वह यहाँ पर क्यों आया था। वह तुरंत ही उस कमरे को बंद कर देता है और सीधा अपने प्राइवेट रूम में आकर वॉशरूम में चला जाता है। वह वॉशरूम में आकर शावर ऑन कर देता है। जब उसकी बॉडी पर शावर का गर्म पानी पड़ता है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और अंश और ख्वाहिश के बारे में सोचने लगता है। उसने अपने दोनों हाथ वॉल पर रखे हुए थे। वह गहरी सोच में घूम था। उसने ख्वाहिश को देखा था, पर उसके चेहरे पर अजनबियों वाले एक्सप्रेशन थे, जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो। उसे पता था कोई तो ऐसा है जो ख्वाहिश को उससे छुपा रहा है। वह पहले उस इंसान के बारे में जानना चाहता था। उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि विला जलने के पीछे उसी इंसान का हाथ होगा, क्योंकि यह सारे इत्तेफाक ऐसे ही नहीं हो सकते थे और कुणाल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो ये सोचते हुए शावर ले रहा था। उसके पैर में कांच चप कर निकल गया था, पर फिर भी वहां से खून बहा जा रहा था। कुणाल उसे इग्नोर करके बाथरोब पहनकर बाहर आता है और वहां पर बने क्लोजेट एरिया में चला जाता है, जहां पर कई सारे कपड़े रखे हुए थे। उसके पास अपना फ़ोन नहीं था। वह जानता था कि उसका फ़ोन ख्वाहिश के पास है। उसे नहीं पता था कि उसका नाम चाहत है, क्योंकि उन दोनों का चेहरा एक जैसा ही था। वह पहले सारी बात की तह तक जाना चाहता था। दूसरी तरफ रायजादा पैलेस। चाहत गुस्से से सामने बैठे आदमी को घूरने लगती है, क्योंकि रुद्र इस वक्त शर्टलेस सोफे पर बैठा हुआ था, जैसे कि वह अपनी बॉडी को दिखाना चाहता हो। और यह बात सच भी थी, क्योंकि कल उसे पता चल गया था कि दक्ष को चाहत लेने आने वाली है, इसलिए वह आज जिम जाकर सीधा यहाँ आ गया था। वह चाहत को अपनी हॉट बॉडी दिखाना चाहता था। क्या पता चाहत उसके प्यार में गिर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा चाहत तो उसको गुस्से से धुर रही थी। वह दोनों ऐसे ही खड़े थे कि अचानक से उनके कानों में दक्ष की आवाज़ पड़ती है, जो कि चाहत को देखकर जोर जोर से उसे क्यूटी क्यूटी बुला रहा था और अपना यूनिफॉर्म दिख रहा था। वही चाहत जब दक्ष को देखती है तो वह तुरंत भागकर उसके पास चली जाती है। वही दक्ष जो कि चाहत को देख रहा था, अचानक से उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है, तो अचानक से दक्ष के चेहरे के भाव बदल जाते हैं।
वह भले ही छोटा था पर उसे समझ आ रहा था कि उसके अंकल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वह तुरंत ही अपनी दादी से अपनी प्यारी आवाज में कुछ कहता है जिससे सब लोग शॉक होकर दक्ष को देखने लगते हैं। एपिसोड 52 लंदन में कुणाल के मॉम डैड जब डॉक्टर को कमरे से बाहर निकलता देखते हैं तो तुरंत ही उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें जानना था कि उनकी बेटी अब कैसी है। उन्हें इस वक्त बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि सृष्टि फिर से बेहोश हो गई थी। वही सारे डॉक्टर जब मिस्टर एंड मिसेस कपूर को बाहर खड़ा देखते हैं तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर अपने चेहरे पर से मास्क हटाते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर कपूर, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। वह कोमा से बाहर आ चुकी है। मुझे तो ये सब चमत्कार से कम नहीं लग रहा। वह अभी अभी कोमा से बाहर आई है जिसकी वजह से वह काफी कमजोर है। 2 घंटे में उन्हें फिर से होश आ जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शी विल बी फाइन। कुणाल के मॉम डैड जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यह बात सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। इन 7 सालों में वह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी कूल जैसी बच्ची ठीक हो जाए और आज उनकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली थी। कुणाल के मॉम डैड तुरंत ही वहां से रूम में चले जाते हैं क्योंकि वह अपनी बेटी को आज एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कूपर कॉरपोरेशन। कुणाल अपनी सोच में घूम क्लोजेट एरिया की ओर चला जाता है। उसका क्लोजेट एरिया काफी बड़ा था जहां पर हैंगर में कई सारे बिजनेस सूट एक ही लाइन में टंगे हुए थे। वहां पर सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर के ही कपड़े मौजूद थे और वह भी काफी सलीके से रखे हुए थे। कपड़ों के अलावा वहां पर परफ्यूम, ब्रांडेड वॉच, बेल्ट और शूज का अलग ही कलेक्शन मौजूद था जो कि दिखने में काफी लग्जरियस लग रहा था। कुणाल पूरा क्लोजेट रूम हर हफ्ते बदलता था। उसने अपने लिए पेरिस के सबसे काबिल डिजाइनर को हायर किया था। वही कुणाल के कपड़े डिजाइन करता था। कुणाल कभी अपने कपड़े रिपीट नहीं करता था। वह एक बार पहनकर उन्हें ऐसे ही छोड़ देता था। उसके पास इतने पैसे थे कि वह कपड़ों के पीछे करोड़ों खर्च कर देता था। कबीर इस वक्त कुणाल के केबिन के बाहर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह केबिन के अंदर जाए। उसकी हालत भी खराब थी क्योंकि उसे कल सजा जो मिली थी, उसे अपने शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे पता था अगर वो ऑफिस लेट आया तो कुणाल उसे जान से मार देगा, इसलिए वह आधे घंटे से ऑफिस के बाहर खड़ा था। वह कुणाल को बताना चाहता था कि सृष्टि को होश आ गया है क्योंकि कुणाल के डैडी ने कबीर को कॉल करके ये बता दिया था। वह जल्द से जल्द ये खबर कुणाल तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह कपूर पैलेस भी गया था। पर तब उसे पता चला कि कुणाल तो रात से ही गायब है, इसलिए वह वहां से सीधा ऑफिस आ गया। वही कुणाल अपने प्राइवेट रूम से तैयार होकर बाहर निकलता है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने अंदर वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसकी काली गहरी आंखें इस वक्त हल्की लाल थी जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने अपने बाल जेल से सेट किए थे। उसे देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि वह रात में इतना रोया होगा। इस वक्त उसकी पर्सनैलिटी किसी हार्टलेस बिजनेसमैन की तरह लग रही थी जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब हो, उसे सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब हो। कुणाल प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर सीधा अपनी आलीशान चेयर पर बैठ जाता है। वह तुरंत ही टेबल के ड्रॉवर में से अपना दूसरा फोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वही कबीर जो कि ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसका फोन अचानक से रिंग करने लगता है जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर जाता है क्योंकि वह काफी डर गया था। जब वह फर्श पर पड़े फोन पर शो हो रहे नाम को देखता है तो तुरंत ही झुककर अपना फोन उठा लेता है और केबिन का डोर नॉक करते हुए कहता है, मे आई कमिंग सर। वही कुणाल कबीर की आवाज सुनता है तो अपने फोन को साइड में रखकर अपनी कोल्ड वॉइस में सिर्फ एक ही शब्द कहता है, यस। वही कबीर घबराते हुए अपना सर नीचे झुकाकर कुणाल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बिना वक्त गवाए कुणाल से कहता है, सर एक गुड न्यूज़ है, सृष्टि मैडम कोमा से बाहर आ गई है। वही कुणाल जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है पर वह तुरंत ही अपनी खुशी छुपा लेता है और अपनी भयानक आवाज में कबीर से कहता है। वही कबीर अपना सलाइवा गटकते हुए कुणाल से कहता है, सर रात को आपके डैड का कॉल आया था, उन्होंने आपको भी काफ़ी बार कॉल ट्राई किया था पर आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वही कुणाल जब ये सुनता है तो उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए उसे कैसे पता चलता। कुणाल ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ था। अगर वह चाहता तो आज ही यहाँ से लंदन जा सकता था पर वह ऐसा करना नहीं चाहता था। वह तुरंत ही कबीर से कहता है, मुझे उस लड़की की सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके साथ जॉय गया था। वही कबीर जब ये सुनता है तो उसके चेहरे के भाव अजीब हो जाते हैं क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि वह लड़की कैसी दिखती है, उसे सिर्फ उसका नाम पता था।
उसने सिर्फ जॉई को ढूंढने पर फोकस किया था, ना कि उस लड़की पर। इसलिए उसने चाहत का चेहरा नहीं देखा था, वरना वह तुरंत ही पहचान जाता कि वह ख्वाहिश है। उसे अजीब लग रहा था क्योंकि कुणाल पहली बार किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने को कह रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कैसी लड़की है जिस पर कुणाल का दिल आया है। वह कुणाल के साथ 8 सालों से काम कर रहा था, पर आज तक उसने सिर्फ ख्वाहिश की इन्फॉर्मेशन निकाली थी। वह पहली ऐसी लड़की थी जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद कुणाल ने निकलवाई थी। आज तक कुणाल ने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। 4 साल पहले भी वह लड़कियों के साथ इसलिए घूमता था ताकि ख्वाहिश को बुरा लगे। इसलिए आए दिन उसके अफेयर की न्यूज़ नई एक्ट्रेस और मॉडल के साथ ट्रेंड करती थी, और इसके पीछे भी कुणाल का हाथ था, क्योंकि वह जानबूझकर इन अफवाह को हवा देता था ताकि यह सारी न्यूज़ ख्वाहिश तक पहुंच सके। उसे आज भी पता है जिस एक्ट्रेस ने ख्वाहिश को मॉल में चाटा मारा था, उसके साथ कुणाल ने क्या किया था। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कानों में कुणाल की गुस्से भरी आवाज़ पड़ती है। इडियट, क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ, अगर आधे घंटे में मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो अब की बार मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। वही कबीर जब ये सुनता है तो वहां से 9-2-11 हो जाता है। वह तो इस बात से भी डर रहा था कि कल कुणाल ने उसे उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहा था जिसने उसके बिना को जलाया था, पर अब तक उसे कोई भी सुराग नहीं मिला था। इसलिए वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कुणाल उसे वह सवाल ना करे, पर यहाँ तो कुणाल ने दूसरी मुसीबत उसके सर पर डाल दी थी। कुणाल कपूर के असिस्टेंट के लिए यह बात कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसे इस काम के अलावा बाकी काम भी करने थे, और अभी भी उसे हंटर की वजह से अपने शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसे 100 कोड़े मारे थे, इसलिए वह अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वही कुणाल अपनी चेयर से खड़ा होकर सीधा ग्लास वॉल के पास चला जाता है और बाहर के नज़ारे को अपनी काली गहरी आंखों से देखने लगता है। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वह अपने दोनों हाथ लोअर की जेब में डाले किसी महाराजा की तरह खड़ा था। वही कबीर केबिन से बाहर निकलकर तुरंत ही आईटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोल देता है और वहां से सीधा अपने कैबिनेट चला जाता है। दूसरी तरफ रायजादा विला दक्ष, जो कि अपनी दादी की गोद में बैठा था, वह रुद्र को देखकर गुस्सा हो जाता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसकी क्यूटी किसी और की तारीफ करे या किसी और को अटेंशन दे, इसलिए वह अपनी दादी से कहता है, दादी, क्या अंकल के सारे कपड़े फट गए हैं जो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, और उनकी बॉडी भी कैसी लग रही है जैसे कि उन्हें खाना ना मिलता हो। वही चाहत जब ये सुनती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। वही रुद्र ये देखकर चीर जाता है और गुस्से से दक्ष को देखने लगता है। उसे पता था ये शैतान बच्चा जानबूझकर उसकी इंसल्ट कर रहा है। वही रुद्र की मॉम जब रुद्र को शर्टलेस देखती है, रुद्र को डांटे हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो? आज से पहले तो इतने सुबह उठकर यहाँ नहीं आए। आज क्या खास है जो बिना मतलब के यहाँ पर बैठे हुए हो? इतना कहकर वह रुद्र को देखने लगती है। वही रुद्र जब ये सुनता है तो अपनी मॉम को घूरने लगता है, क्योंकि वह चाहत के सामने उसको एम्ब्रेस कर रही थी। वह अपनी मॉम से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मॉम, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो दक्ष को बाय बोलने आया था। वही दक्ष जब ये सुनता है तो रुद्र से कहता है, ठीक है अंकल, आपने बोल दिया ना, अब आप जाए, आपको ऑफिस भी जाना होगा ना। वही रुद्र यह सुनकर चाहत को एक नज़र देख वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में दक्ष अपनी दादी के साथ विला से बाहर आ जाता है और अपनी दादी को बाय बोलकर चाहत के पास चला जाता है। वही चाहत दक्ष को अपनी गोद में उठाकर बुलेट पर बिठा देती है और उसके सर पर भी छोटा सा हेलमेट पहना देती है। वही दक्ष आज बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार वह चाहत के साथ अपने स्कूल जाने वाला था। इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। वही चाहत बुलेट पर बैठकर दक्ष का छोटा बैग अपने कंधों पर टांग देती है। इस वक्त वह भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर की डेनिम जीन्स और वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना था। क्रॉप टॉप के ऊपर जीन्स का ओवरकोट पहना हुआ था और अपने सर पर ब्लू कलर की हेट पहनी हुई थी, जिसे वह किसी कोरियन गर्ल की तरह लग रही थी। वह तुरंत ही अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है। कूपर कॉरपोरेशन में कुणाल अपने कैबिनेट में बैठकर गौर से एक फाइल को पढ़ रहा था। उसकी काली गहरी आंखें उस डॉक्यूमेंट पर घड़ी हुई थी। वही कुणाल से कुछ दूरी पर खड़ा कबीर अपनी घबराई हुई नज़रों से कुणाल को देख रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की का चेहरा देख लिया था। वह बिल्कुल ख्वाहिश से मिलता जुलता था और यह बात उसके लिए अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।